जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान से मैं चैप्टर वाइज वीडियो ला रहा हूं। ये 11वां वीडियो होगा, जिसमें इस वीडियो में राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अन्य पीसीएस एग्जामों में, वो सारे प्रश्न इसमें होंगे। और इससे पूर्व तकरीबन 15-16 चैप्टर मैं करवा चुका हूं पिछले 10 वीडियो में। किसी में 2, किसी चैप्टर में, किसी वीडियो में 2 चैप्टर है, या किसी में 3 चैप्टर है। इस तरह से 15-16 मतलब ये 10 वीडियो में 16-17 चैप्टर मैं पूरा करवा चुका हूं। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये अगला चैप्टर है राष्ट्रपति। इसमें तकरीबन 100 से ऊपर प्रश्न होंगे। यदि अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है, कारण है। कथन है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। क्या यह सही है? ऑप्शन ए कह रहा है, ये कथन ए। कारण कह रहा है, राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा नहीं है। देखिए, कथन ए सही है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, ये सही है। कारण है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती, ये गलत है। राष्ट्रपति की शक्तियों का भी सीमा है। तो कथन सही है और कारण गलत है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? ऑप्शन 4-5 दिए हुए हैं। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, डी में है मंत्रियों के मंत्रिमंडल के द्वारा, और ई में उपरोक्त में से सभी या कोई नहीं, एक से अधिक। तो 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आप लोग भी आंसर लगाते चलिए और देखिए कितना सही होता है राष्ट्रपति से। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ए में है प्रत्यक्ष रूप से, बी में है राज्यसभा के सदस्य के रूप में, सी में है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी में है अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, आंसर बताइए इसमें आप लोग भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अनुच्छेद 54 के अनुसार, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है, और निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार होता है, या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और निर्वाचन सदस्य में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे? संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, और 2 केंद्र शासित प्रदेश के भी हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, इसमें प्रत्यक्ष मतदान कैसे हुआ? जिसमें जनता वोट डाले, जिसके लिए जनता वोट डाले वो प्रत्यक्ष मतदान हुआ। अप्रत्यक्ष मतदान उसको कहते हैं जो जनता जिस प्रशासक को चुना है जनता, उनके द्वारा यदि वोट डाला जाता है जनता की ओर से, तो वो अप्रत्यक्ष मतदान हुआ। तो अब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस
प्रकार होता है? प्रत्यक्ष मतदान से होता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। सही बात है, कथन सही है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है और इसका आंसर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो ऑप्शन ये भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। कथन कारण दोनों सही है। तो ऑप्शन देखिए, कथन कारण दोनों सही है और कारण है, कथन है जो स्पष्टीकरण भी सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 5 में है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? 4 ऑप्शन है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैटल प्रणाली द्वारा। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा। ऑप्शन सी भी सही होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा भी होता है राष्ट्रपति का चुनाव, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा, और ऑप्शन सी भी सही होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही होगा, बी और सी दोनों सही होगा। अगली क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सही है, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य गलत है, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सही है, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी सही है। इस प्रकार 1, 3 और 4 मेरा आंसर होगा। किसमें है? 1, 3, 4 डी, ऑप्शन नंबर डी में मेरा सही आंसर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान किया गया है। किसने? अनुच्छेद 54 के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव के जो निर्वाचन मंडल होंगे उसका प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 54 के तहत। ठीक है। और दिल्ली और पुदुचेरी को 70वें संविधान संशोधन 1992 में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का दिया गया है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 में कह रहा है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, तो अभी हमने बता दिया था, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन 2 राज्य को जोड़ा गया है? 4 ऑप्शन है। दिल्ली और चंडीगढ़ को, दिल्ली और पुदुचेरी को, सी में दिल्ली और दमन और दीप को, और डी में चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी को। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, दिल्ली एवं पुदुचेरी को जोड़ा गया है। और 7 का ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली और पुदुचेरी को जोड़ा गया है। ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित कौन नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सम्मिलित हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी सम्मिलित हैं, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी सही है, राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो इस अनुसार आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी 3 सम्मिलित है और राज्यों के विधान परिषदों की निर्वाचित सदस्य सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन सदस्य में सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार आंसर डी सही होगा। अगली क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कुट को फिर वही क्वेश्चन है। तो संसद के चारों ऑप्शन में देख लीजिए। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा और 3 होगा। आंसर हो जाएगा 2 और इसमें ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 मेरा सही होगा। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ये और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? 10 में है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। वही क्वेश्चन फिर से दिया है, चुनाव मंडल के सदस्य कौन होते हैं? 4 ऑप्शन है। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा में चुने हुए सदस्य और राज्य विधान परिषद में चुने हुए सदस्य। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। लोकसभा में चुने हुए या निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सी सही होगा। अगली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा? 4 ऑप्शन है, इसमें से आप आंसर दीजिए जल्दी से। तो आंसर मेरा होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा या संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव चुना जाता है संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। मतलब क्या? संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा दोनों, और एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसे छोटा कर लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। कौन सही नहीं है सो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेंगे। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो 13 में कौन सही नहीं है राष्ट्रपति के बारे में? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 14 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का अनुसमर्थन कम से कम कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए? इसमें सही देखें तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेकिन इसका कारण मैं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका कारण मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में ये गलत है। इसमें कोई भी ऑप्शन है जो सही नहीं होगा। 5 की जगह 50 होना चाहिए। 50 होना चाहिए 5 की जगह पर। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक प्रस्तावक होना चाहिए और 50 निर्वाचकों के अनुमोदक होना चाहिए।
तब आप राष्ट्रपति का चुनाव भाग ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे सही होगा। लेकिन 50 निर्वाचकों द्वारा होता तो ये सही होता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई नहीं होगा। लेकिन 10 निर्वाचक मंडल होते थे कब? 1997 से पूर्व। प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 10 होती थी। कब? 1997 से पूर्व। 1997 से पूर्व कितना होते थे? 10 होते थे प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होना चाहिए था। तो इस अनुसार आंसर ए सही होगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2004 में। यदि 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके अनुसार ये गलत ऑप्शन है। इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो मैं सारा क्लियर कर दिया हूँ। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 में कह रहा कथन पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में कौन सा फॉर्मूला काम करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य बराबर होता है राज्यों की जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 100 की जनसंख्या। ये तो गलत होगा, गुना 100 नहीं, गुना 1000 से होता है। एक निर्वाचित संसद सदस्यों की मत का मूल्य निर्वाचित संसद सदस्यों की मत का मूल्य बराबर होता है सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटा निर्वाचित संसद सदस्यों के कुल संख्या का और का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। केवल 2 सही है। आखिरी चुनाव में 5000 मतदान थे, गलत बात है, उससे ज्यादा मतदान हुए हैं। तो इस अनुसार ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 आंसर सही है। अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। अगली क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। अच्छा, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो ऑप्शन कथन 1 में है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ऑप्शन ए सही है। यानी 1 है जो सही है, परंतु 2 है, कथन 2 है कि लोकसभा सदस्यों के वोट का मूल्य और राज्यसभा सदस्यों के वोट का मूल्य अलग अलग होता है, ये गलत है। तो इस अनुसार कौन सही हुआ? केवल 1 सही होगा। ए अब मेरा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा, केवल 1 सही है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो 17 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है। क्यों नहीं होता है? बी में उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, या वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। देखिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यानी कि विधान परिषद का यदि सदस्य होगा, ठीक है, यदि वह विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा मुख्यमंत्री। बाकी सभी स्थिति में वो चुनाव में भाग ले सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ग की जनगणना द्वारा यथा अनिश्चित जनसंख्या से है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए 1991 की जनसंख्या से, 1981 की जनसंख्या से, 1971 की जनसंख्या, 1961 की जनसंख्या से। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, 1971 की जनसंख्या के बारे में कह रहा है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से हो गया 19 की ओर। थोड़ा ब्लर दिख रहा है। 19 में कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? ए में है आयु 35 वर्ष का हो, पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, या देश का नागरिक हो। तो ऑप्शन नंबर बी योग्यता नहीं है राष्ट्रपति के चुनने जाने की आवश्यक योग्यता, क्योंकि पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, संसद चुनने जाने की योग्यता होनी चाहिए, और वंश का देश का नागरिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन में है उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। क्या ये सही है? उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ, फिर से पढ़िए, उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये कथन एक गलत है, उसे भारत के जन्म से नागरिक नहीं होना चाहिए, उससे मतलब नहीं है, वो भारत का नागरिक हो, बस इससे मतलब है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी करना चाहिए, ये सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। केवल 2 सही है, बाकी सारे गलत है। और 21 नंबर क्वेश्चन में एक एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ेगा, या अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो कौन सा निर्वाचित हो सकता है परंतु एक संसद सदस्य अथवा विधान सभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी है। चुनाव लड़ने से पूर्व उसे नहीं, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन नंबर सी ये कंडीशन होगा कि निर्वाचित यदि वो हो जाता है तो तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। यह किसमें कहा गया? अनुच्छेद 59 के 1 में यह कहा गया है। अनुच्छेद 59 के 1 में 22 में भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करती है? राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए तो अनुच्छेद 22 का आंसर सी होगा, डी होगा। अनुच्छेद 57 में अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद को पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, अनुच्छेद 57 के तहत। अगले क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। राष्ट्रपति का कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाएगा? महाधिवक्ता के पास, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। यदि कोई लड़ाई होता है तो उसका विवाद कहाँ सौंपा जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 71 के 1 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। इसके तहत अनुच्छेद 171 के 1 के अनुसार। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 24 में है, क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता है? तो अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्वाचित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की शुरुआत अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक रहते हैं। अनुच्छेद 56 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर धारण किए हुए रहेंगे। इस प्रकार आंसर सी सही होगा।
25 का है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन में 24 से 25 को अगले क्वेश्चन नंबर 26 में है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, 4 ऑप्शन दिए हुए, लोकसभा के अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या भारत के प्रधानमंत्री को। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है, 356 के तहत, 375 के तहत और अनुच्छेद 76 के तहत, या डी में अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा अनुच्छेद डी का, अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन नंबर डी सही है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत होगा, आर्टिकल 61। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर 29 में हम देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 29 को देखें तो 29 में भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए, अनुच्छेद 61 में वर्णित है, अनुच्छेद 61 में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो हाँ, सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा या न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राष्ट्रपति को कार्यभार संभाले हुए फिर भी उसको पदस्थ किया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, महाभियोग ला करके। अलग क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोपण या आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाया जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। इसमें ऑप्शन करें, लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संसद के सदस्यों के किसी भी सदस्यों के द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के पर महाभियोग से संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो महाभियोग कौन लगाएगा भारत के राष्ट्रपति पर? तो सदन के दोनों सदनों को है यह अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का सदन के दोनों सदनों पर है, सदन के दोनों सदनों पर महाभियोग लगाने का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि भारत के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? कह रहा है संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। और अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 7 दिनों की सूचना की आवश्यकता है, 14 दिनों की सूचना की पूर्व आवश्यकता है, या 21 दिनों से है, ऑप्शन नंबर डी, या 30 दिनों के हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग यदि चलाना है तो 14 दिन पूर्व ही उन्हें सूचित कर दिया जाना चाहिए। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है?
निर्वाचक गण का तो भाग है, लेकिन महाभियोग के समय नहीं लगाया जाता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी है, जो राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है उस समय इनको ये भाग नहीं लेता है राज्य की विधानसभाएं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 37। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, तो भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले 38 में, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कब भर देना चाहिए? तो 6 माह में। ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान हो गया है तो 6 माह के अंदर भर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, डी का 38 का। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 39 में है कि भारत पदासीन राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति से भिन्न भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए। तो रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर आवश्यक हो जाना चाहिए कि राष्ट्रपति के। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। और यह अनुच्छेद 62 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। और अनुच्छेद 62 के तहत रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र या पद से हटाए जाने से पूर्व ही रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के तारीख से पश्चात यथाशीघ्र ही या और प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 62 के 2 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति की चुनाव, यदि राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाती है तो वो 6 माह के भीतर ही भर लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा इसमें। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या होनी चाहिए? 4 ऑप्शन दिए हुए, 1 माह, 9 माह, 3 माह, 6 माह। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, 6 माह के भीतर भर लेनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए, 5 वर्ष, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष से 6 माह। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कह रहा अनुच्छेद 62 आर्टिकल 62 के 2 के तहत, आर्टिकल 62 के 2 के तहत उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पदच्युत या अन्य कारणों से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए 6 माह के भीतर ही हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 65 के 1 के तहत ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। अनुच्छेद 65 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 42 में है, 42 में है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? यदि तो कह रहा है कि हटाए जाने पर या मृत्यु हो जाने पर तो कार्यभार कौन संभालेगा? तो ऑप्शन नंबर 4 को दिया हुआ। ऑप्शन कौन होगा? प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या सी में उपराष्ट्रपति और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि राष्ट्रपति ऐसा ना हो कभी, लेकिन यदि ऐसा हो जाता है किसी कारणवश, तो राष्ट्रपति यदि पद से रिक्त हो जाते हैं या किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र देते हैं, तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार देखना होगा और ये कार्यभार 6 माह तक वो देख सकते हैं। उसके भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 43 में, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो
उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? यदि ऐसा सिस्टम आए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया भी और उपराष्ट्रपति जी भी नहीं है, तो इसमें कौन अब कार्यभार रहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है राज्यसभा के उपसभापति, बी में कह रहा है भारत का महान्यायवादी, सी में कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष, डी में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 44 में यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, वही क्वेश्चन है। तो कौन होंगे यदि दोनों खाली हो, राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे? 4 ऑप्शन दिए हुए, अभी जस्ट आंसर बताए, हम डायरेक्ट बताऊंगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसा होंगे। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 45, यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाती है, तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन अधिकारी धारण करेगा यदि एक ही समय दोनों पद खाली होता है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह पद धारण किया जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 में भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा 46 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन वास्तविक अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं 47 की ओर। 47 में संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 53 के तहत। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 के 1 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, अनुच्छेद 53 के 1 के तहत। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 48 में भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। किसमें निहित है समस्त कार्यपालिका शक्तियां? प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में या संसद में? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। 49 की ओर चले, 49 में भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां को निहित किया गया है। किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 50 में कथन दिया हुआ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आर है, कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो 50 में है कार्यपालिका शक्ति भारत का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। ये कथन में है संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कथन सही है। और कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कथन कारण का स्पष्टीकरण नहीं देता है। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कथन और कारक दोनों सही है, लेकिन किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है कह रहा, नीचे दिए गए। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। 4 में है, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो ये भी आवश्यक नहीं है। तो कौन कौन सही है इससे हमसे पूछा है। 51 का आंसर
इसमें कौन सही है? तो एक में कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है, गलत। संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित नहीं है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, तो ये भी सही है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। और यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 51 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2, 3, 4, 2, 3, 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या राज्य के मुख्य मंत्री परिषद सहित? तो गणतंत्र का प्रमुख होता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति है जो गणतंत्र का प्रमुख होता है, भारत का राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मामला मंत्रिपरिषद या पुनर्विचार किए जाने के लिए आवश्यक वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 53 का क्या होगा? 53 का सी आंसर होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद का द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वां। तो यह अधिकार कब दिया गया है? तो 53 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिकार दिया गया है। यह अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 54। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन को फिर 54 का, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राज्यसभा के, चुनाव आयोग के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के या मंत्रिपरिषद के? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और यह काम राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के 2 के तहत करते हैं। 85 के 2 के तहत यह काम राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के 2 के ख के तहत भंग करने का काम करते हैं। और राष्ट्रपति की यह शक्ति 85 के 2 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। कब? 85 के 2 के तहत। और राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74 के 1 के अधीन है। कब है? 174 के 1 के अधीन है। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 56 में, लोकसभा के दोनों सदनों का बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा के दोनों सदनों की बैठक की आहूत किसके द्वारा की जाती है? आहूत मतलब बुलाया जाता है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति द्वारा, बी में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी में संसद द्वारा, डी में राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो 4 ऑप्शन है। कौन लोकसभा के, और जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच में गतिरोध पैदा होता है तो संयुक्त बैठक होता है, वो कौन बुलाता है या कौन आहूत करवाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, राष्ट्रपति द्वारा आहूति दी जाती है या बुलाई जाती है दोनों के बैठक के लिए, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। तो अनुच्छेद 100 आर्टिकल 108 के तहत, कितना? आर्टिकल 108 के तहत 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, अनुच्छेद 108 के तहत। और अनुच्छेद 118 के 4 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो बैठक की अध्यक्षता की जाती है संयुक्त बैठक की अनुच्छेद 118 के 4 के तहत, अनुच्छेद 118 के 4 के तहत यह अध्यक्षता की बैठक की जाती है। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 57। अनुच्छेद 57 के तहत अनुच्छेद 57 क्वेश्चन नंबर 57 में है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? वही क्वेश्चन फिर से हो गया अनुच्छेद 108 के तहत, तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर फास्ट कर देंगे। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? कौन संयुक्त बैठक बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत? तो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा की संयुक्त बैठक के को बुलाते हैं, परंतु भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुलाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन का बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, जबकि लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118 के तहत इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? कौन एक सही नहीं है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही नहीं है ये पूछ रहा है, वह संसद का एक संगठक भाग है, ये सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये भी सही है, बिल्कुल भाग ले सकता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और डी में वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा गलत है, प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 59 का फिर से देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेरा गलत होगा, बाकी सब सही है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, लेकिन वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा गलत है, ऑप्शन नंबर बी मेरा गलत होगा। तो आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने विटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह था, कौन से विटो पावर लागू किया था भारत के राष्ट्रपति ने? तो 2 विटो पावर लागू किए थे भारत के राष्ट्रपति ने, लेकिन वो विटो पावर उसे नहीं बोलते हैं, उसको कुछ और ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर विटो पूछ रहा है, तो 4 ऑप्शन दिए, कौन कौन? हिंदू कोड के बिल के लिए, या पेप्सू विनियोग विधेयक के लिए, या भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के लिए, या दहेज प्रतिषेध विधेयक के लिए। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर विधेयक के लिए विटो पावर का उपयोग किए थे, और वह 1986 में किए थे। कब? 1986 में। और राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह। विटो का जो प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे, 1986 में इसका प्रयोग किए थे। और ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। एक पेप्सू विनियोग विधेयक का भी प्रयोग किए थे 1954 में। पेप्सू विनियोग विधेयक मामले 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयोग किए थे। इसे अत्यंतिक विटो का प्रयोग कहा जाता है। पेप्सू विनियोग विधेयक को क्या बोलते हैं? अत्यंतिक विटो। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी निषेधाधिकार कहा जाता है? अभी जस्ट ही हम बता दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन वो राष्ट्रपति थे जो जेवी विटो का प्रयोग किए थे? 5 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, बीवी गिरी जी ने, ज्ञानी जैल सिंह जी ने, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी विटो का प्रयोग किया था 1986 में। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 62 में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी
स्वीकृति रोक सकती है? कौन से विधेयक के द्वारा राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा यदि पारित भी हो जाता है बिल तो उसको पर स्वीकृति रोक सकती है? चार ऑप्शन दिए हुए, चार ऑप्शन में से अनुच्छेद 63 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 109 के तहत या अनुच्छेद 111 के तहत। यदि ऑप्शन नंबर हम डी देखें तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति है, यदि कोई बिल दोनों सदनों से पास भी हो गया है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं देंगे। अनुच्छेद 111 के तहत उनका ये हक है, उनका ये शक्ति प्रदान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और 108 में तो जानते करते हैं संयुक्त अधिवेशन के बारे में दिया गया है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 63 में, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए जाते हैं, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए जाते हैं तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? कौन उस विधेयक पर अनुमति रोक सकता है यदि पार हो जाता है तो? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। उस विधेयक को रोकने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 111 के तहत, आर्टिकल 111 के तहत रोकने का अधिकार है। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर दिए हैं। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति का स्वविवेक शक्ति है? स्वविवेक शक्ति है जिसमें राष्ट्रपति स्वयं उसमें देख सकते हैं। तो कौन सा स्वविवेक शक्ति है राष्ट्रपति का? तो ऑप्शन सबको पढ़िए। मंत्री परिषद की नियुक्ति स्वविवेक शक्ति है। अच्छा, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना। 3 में विधेयक को रोककर रखना। 4 में क्षमा प्रदान करना। 5 में संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना। 6 में क्या है? संसद को संदेश भेजना। 7 में क्या है? न्यायाधीश की नियुक्ति। तो इसमें से कौन राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हैं? तो एक बार तो पढ़ दिया, अब इसमें से आंसर हम चुनेंगे कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वविवेक शक्तियां नहीं है, क्योंकि ये जो है राष्ट्रपति के कथनानुसार, प्रधानमंत्री के कथनानुसार वो चुनते हैं, वो सलाह देते हैं कि इन्हें मंत्रिपरिषद चुना जाए। तो ये स्वविवेक नहीं है। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, यह स्वविवेक में है। वो चाहेंगे तो भेज सकते हैं, नहीं भी भेज सकते हैं। ठीक है, विधेयक को रोक कर रखना ये भी स्वविवेक है, वो चाहे तो रोक लेंगे। और क्षमा प्रदान करना ये भी स्वविवेक है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी की फांसी की सजा को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। तो इस अनुसार ऑप्शन मेरा हो जाएगा। और संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना ये स्वविवेक नहीं है, गतिरोध होगा तभी मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेंगे। और संसद को संदेश भेजना यह भी स्वविवेक नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति यह भी स्वविवेक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, इसलिए ऑप्शन ई मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6 होगा, 4 नहीं। आंसर इसमें क्या होगा? 2, 3, 6 होगा। 6 संसद के संदेश भेजना ये स्वविवेक का कार्य है। 2, 3 और 6 आंसर सही होगा। स्वविवेक का कार्य क्या होगा? 2, 3, 6, ऑप्शन नंबर ई का सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन को चलते हैं। अगली क्वेश्चन नंबर ये 65, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, किस विषय पर नहीं है? तो राजदूत की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति देना, या लोकसभा भंग करना। ई में है संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। किसमें सलाह नहीं लेता है? तो संविधान, राज्यपाल को प्रेषित विधेयक पर स्वीकृति देना। ऑप्शन क्या होगा मेरा? 4, 5 ऑप्शन में से
क्या ये इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेंगे? तो लेंगे। विधेयकों पर स्वीकृति देना, ये मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेंगे राष्ट्रपति, यह मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेंगे विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए। अनुच्छेद 11 के तहत इनको यह प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी है? तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी है, बता दीजिए। विधायी शक्तियां वो क्या था? स्वाभाविक शक्तियां थी। संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्राभाषण करना, संसद की बैठक को स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का क्या है? एक विधायी शक्ति है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी क्वेश्चन है 67 में, तो इसे मैं जरा थोड़ा देख लूँ, उसके बाद ऑप्शन देखूंगा। कौन सा राष्ट्रपति का स्वविवेक शक्तियां है? फिर से वही, कौन राष्ट्रपति का स्वविवेक शक्तियां है? तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ये स्वविवेक शक्तियां हैं। क्या यह सही है? संसद का अधिवेशन बुलाना, या किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, या किसी विधेयक को रोक कर रखना, या किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, या किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु। इसमें से कौन स्वविवेक की शक्तियां हैं? तो देखिए, स्वविवेक की शक्तियां है संसद का अधिवेशन बुलाना। क्या यह स्वविवेक की शक्तियां हैं? नहीं। बहुमत दल के नेता का प्रधानमंत्री चुनना, यह भी स्वविवेक की शक्तियां नहीं है, ये भी नहीं है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, ये सही है, स्वविवेक की शक्तियां हैं। ठीक है। और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, ये भी स्वविवेक की शक्तियां नहीं है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ये भी स्वविवेक की शक्तियां नहीं है। किसी विधेयक को रोककर रखना, यह स्वविवेक की शक्तियां है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये भी स्वविवेक की शक्तियां है। और किसी परामर्श पर प्रधानमंत्री परिषद से पुनर्विचार हेतु, तो ये भी स्वविवेक की शक्तियां हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन मेरा होगा? 3, 6, 7, 8 किसमें है? कौन से ऑप्शन में? 3, 6, 7, 8। ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा, 3, 6, 7, 8। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? चुनावी मामलों पर अध्यादेश के बिना बदलाव के, तो ऑप्शन नंबर अध्यादेश के बारे में आ रहा। क्या? अध्यादेश। इतना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है? अध्यादेश। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अनुच्छेद किसके तहत अध्यादेश जारी किए जाते हैं? 121 के तहत, 142 के तहत, 123 के तहत, 124 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो गया। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अगले क्वेश्चन को चलें। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत, यदि संसद का सत्र शुरू हो गया हो, उसके बाद अध्यादेश कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होगा? तो ऑप्शन 4 दिए हुए, 1 माह तक, बी में 6 सप्ताह तक, डी में 8 सप्ताह तक, सी में 8 सप्ताह तक और डी में 6 सप्ताह तक। सॉरी, ए में 1 माह, बी में 6 सप्ताह, डी में 8 सप्ताह और सी में 8 सप्ताह और डी में 6 माह। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह तक। 71 का ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह तक रख सकते हैं।
अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो 3 है, 3 में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग की अध्यक्ष के, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री का। तो इसमें से वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की, संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1 और 3 मेरा सही आंसर होगा इसके अनुसार। अगली क्वेश्चन के चले, क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो 4 ऑप्शन है। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? भारत के महान्यायवादी का, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का, एक राज्य के राज्यपाल का। तो 73 का आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी करते हैं, नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी करते हैं, एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 74 में है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। 4 में से किसकी? तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति की नियुक्ति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, क्योंकि उस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 66 के तहत, अनुच्छेद 66 के तहत निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का। क्या होता है? निर्वाचन, नियुक्ति नहीं होता है, निर्वाचन होता है। निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नियुक्ति नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 75 में है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपलब्ध कर सकता है। कृत्यों के राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृत्यों के निर्वहन हेतु उपलब्ध कर सकता है, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 4 ऑप्शन दिए हुए, अनुच्छेद 160 में, अनुच्छेद 162 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 316 के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा कि संविधान साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है अनुच्छेद 160 के तहत। राज्यपाल के कृत्यों के लिए राष्ट्रपति को, तो अनुच्छेद 160 के तहत ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 76 में कह रहा है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, या देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन में से पकड़ा गया मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। भारत का संविधान है जो राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्ति करने का अधिकार नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 77 के द्वारा 77 के द्वारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 129 के तहत, अनुच्छेद 132 के तहत, अनुच्छेद केवल 32 के तहत, अनुच्छेद सी में है अनुच्छेद 143 के तहत। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेगा अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 77 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि एवं तथ्य के व्यापारियों के महत्व पर क्या है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के चले, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 78 में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कौन एक सही नहीं है? तो राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करे या ना करे उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में है संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां नहीं है? शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां नहीं, अध्यादेश का प्रख्यान,
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, क्षमादान करना। कौन है जो राष्ट्रपति के शक्तियां प्राप्त नहीं है? 79 का ऑप्शन नंबर सी शब्दशः शक्तियां प्राप्त नहीं है, संसद के सदनों को संदेश भेजना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और 780 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे, क्षमादान करें। ऑप्शन नंबर ए में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, और सी में आपातकाल की घोषणा करे, डी में अध्यादेश जारी करे। क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, आपातकाल की घोषणा है और अध्यादेश की है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, जबकि नियुक्त करने की शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की एक शक्ति है। कैसी शक्ति है जो राष्ट्रपति क्षमा करते हैं? न्यायिक शक्ति है, विधायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति जो क्षमा दान देते हैं वह एक न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, और न्यायिक शक्ति अनुच्छेद आर्टिकल 72 के तहत, कितने के तहत? 72 के तहत राष्ट्रपति न्यायिक क्षमादान देने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 72 के तहत। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 82 में राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? ये 4-5 शक्तियां दी हुई है, 7 शक्तियां हैं, इनमें से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्तियां में सम्मिलित नहीं है? कौन कौन सम्मिलित नहीं है? तो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, क्षमा तो शक्ति है, लघुकरण भी शक्ति है, परिहार भी शक्ति है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की, विराम भी शक्ति है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की, और प्रविलंबन भी शक्ति है राष्ट्रपति की क्षमादान करने की, लेकिन रोक राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति नहीं है, और निरंतरता भी राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा। 6 और 7 राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति नहीं है, अनुच्छेद 75 के तहत, 72 के तहत। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधायिक, राजनीतिक और नाम मात्र, या संवैधानिक और नाम मात्र। तो कौन सा सही उत्तर है? तो राष्ट्रपति को प्राधिकार, कौन सा प्राधिकार राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो एक तो हो जाएगा 4 संवैधानिक और नाम मात्र का, ये तो पक्का पक्का प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को, और एक है औपचारिक और विधिक, ये भी प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ऑब्लिक 2 और 4 यानी ऑप्शन डी सही है, 2 और 4। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। तो राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि किनको संसद के पटल पर रखवाए। तो एक में हो गया संघ वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के पटल पर रखवाए, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अधिसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो मेरा आंसर क्या होगा? संघ वित्त आयोग के सिफारिश को सही है, लोक लेखा समिति के को पटल पर नहीं रखा जाएगा, नियंत्रण महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो 1, 3, 4 इस तरह मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 दिए हुए हैं, स्वयं राष्ट्रपति, बी में लोकसभा अध्यक्ष, सी में राज्यसभा के सभापति, डी में केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से संबंधित है। राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से संबंधित है, भिन्न है,
भारत के राष्ट्रपति ब्रिटिश राज से भिन्न है, राजा से। आर है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो देखिए 86 में हम ना तो 87 में जो है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज से अलग है, भिन्न है, ये सही है। भारत के राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, कथन सही है, लेकिन कारक गलत है। अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता है भारत के राष्ट्रपति का, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख नहीं होते हैं। और ब्रिटेन के जो राजा होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। बिल्कुल है, कथन ए सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। तो ए और आर कह रहा है पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, आर भी सही है, दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं देता है। तो इस अनुसार ऑप्शन मेरा ए सही हो, स्पष्टीकरण देता है। ए और आर दोनों सही है और इसकी स्पष्टीकरण भी देता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत के संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए और कथन और कारण दोनों सही है और उसकी स्पष्टीकरण भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 89 का देखें, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो ऑप्शन इसमें ए सही है, लेकिन कारण गलत है। रक्षा कमांडर का भी होता है लेकिन ये विधायी नियंत्रण से अलग नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। अगले क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 90। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, 4 ऑप्शन थे, कौन से राज्य से थे? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिहार से थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे। अब कह रहा है कि 91 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। डॉक्टर श्री बीबी गिरी थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जाकिर हुसैन थे और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो ऑप्शन नंबर ए, भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। लेकिन क्रमांक के अनुसार देखें तो बीबी गिरी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। यदि किसके अनुसार देखें, कार्यकाल के अनुसार देखें तो छठे थे और क्रमांक के अनुसार चौथे थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2 अवधि के लिए, तो एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे हैं 2 अवधि के लिए। अगले क्वेश्चन के लिए चले, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, कौन थे सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति? 4 ऑप्शन दिए हुए, एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, एन संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा ज्ञानी, ये सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एन संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। जो सर्वसम्मति से चुने जाने वाले थे एन संजीवा रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 77 से 82 तक रहे थे भारत के राष्ट्रपति के रूप में, एकमात्र राष्ट्रपति चुने गए थे सर्वसम्मति से। ऑप्शन नंबर सी हो गया। भारत 94 में कह रहा है भारत के अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो सर्वसम्मति से चुने गए हैं? अभी तक भारत के राष्ट्रपति एकमात्र कौन है जो सर्वसम्मति से चुने गए हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या नीलम संजीवा रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नीलम संजीवा रेड्डी है जो अभी तक सर्वसाधारण से चुने जाने वाले भारत का एकमात्र राष्ट्रपति है। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 95 में कहते हैं कि 95 में क्या है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करें। फखरुद्दीन अली अहमद
फखरुद्दीन अली अहमद है, इनका कार्यकाल कब था? यदि आप, ये बहुत आसान होता है लेकिन कुछ याद होगा तो आप पकड़ लेना। जैसे अभी हमने पढ़ा जाकिर एन संजीवा रेड्डी, संजीवा रेड्डी का कब से कब कार्यकाल था? तो 77 से 82 तक। एन संजीवा रेड्डी का कार्यकाल कब से कब हुआ? 77 से 82 तक। और बीबी गिरी का अभी हमने पढ़ा कब से कब था? तो 1974 69 से 74 तक। और जाकिर हुसैन बीबी गिरी से पहले आए थे, तो 67 से 69 तक। और फारूक अली अहमद 77 से 82 तक। फारूक अली अहमद 74 से 77 तक। तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या, कौन सा सही हो जाएगा? इस प्रकार मेरा आंसर होगा सी, 2 3 4 1। एक बार फिर पढ़ देते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक, एन संजीवा रेड्डी 77 से 1982 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 तक, और बीबी गिरी 1969 से 74 तक। अगली क्वेश्चन होकर चलिए, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है? 96 में है, क्वेश्चन नंबर 96 में कि राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति का पद आसीन नहीं रहा। तो कौन भारत के राष्ट्रपति तो बने हैं, लेकिन उससे पूर्व वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं रहे हैं। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो कभी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किया है राष्ट्रपति बनने से पूर्व? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन और नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नीलम संजीव रेड्डी है जो कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं हुए। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर, सी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम। तो दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में डॉक्टर एस राधाकृष्णन को जाना जाता है, सर्वोपरि राधाकृष्णन को जाना जाता है। और वे 1962 से 67 तक राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। 98 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 98 में कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहने वाला कौन से राष्ट्रपति थे? बीबी गिरी, एन संजीवा रेड्डी, के आर नारायणन, जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, बीबी गिरी थे जो ट्रेड यूनियन से संबंधित थे। 1969 से 74 तक वह बीबी राष्ट्रपति रहे हैं और वह उस समय ट्रेड यूनियन से भी संबंधित रहे थे। वह 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं बीबी गिरी। 2 बार ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं बीबी गिरी। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 99 में कहते हैं कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का, और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है? भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? कौन से मुख्य न्यायाधीश? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, जस्टिस एम हिदायतुल्ला मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में काम किया है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और जवाहरलाल नेहरू। तो देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे हैं, राधाकृष्णन राष्ट्रपति रहे हैं, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, असंगत में जवाहरलाल नेहरू होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगली क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 102। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, और सी में है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है।
और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो 102 का हो गया ऑप्शन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर सी होगा। और राष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर सी असत्य है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। 103 में कह रहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति की विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह सही है, सही है, कथन सही है। राष्ट्रपति का पद संविधान से के ऊपर है, यह भी सही है। राष्ट्रपति का पद नहीं, ये गलत है, संविधान से ऊपर नहीं है, कारण गलत है और कथन सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा मेरा, ऑप्शन क्या होगा, कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्या होगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 103 का। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, यदि अनुच्छेद 52 के अनुसार है, अनुच्छेद 52 में अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा और 53 के अनुसार कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होंगे, समझे। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, श्री प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कब क्रम क्या है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे जो मिसाइल मैन के बाद ही बने थे, तो उनका क्रम कितना है। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 12वां क्रम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का। और 105 में एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो ये कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोनों सदनों में पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तब कोई विधेयक अधिनियम बन जाता है, बाद में अधिनियम बन जाता है। तो 105 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 106, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का वैधानिक अधिकार है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित करने का अधिकार, वैधानिक अधिकार किसको है। तो 106 का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। अनुसूचित क्षेत्र को वो है या नहीं है, कौन निर्णय करेगा, राष्ट्रपति निर्णय करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 107, वह राष्ट्र का परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्नलिखित में से कौन है। वह राष्ट्र का प्रधान होता है लेकिन वह राष्ट्रपति का नेतृत्व नहीं करता है, तो ये किसके बारे में है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कथन कहा गया है 107 में। अगले क्वेश्चन की चले, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के चले, क्वेश्चन नंबर 108, भारत के पूर्व राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है। तो बिहार का राज्यपाल रहने के बाद वो भारत के राष्ट्रपति बने हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति बने हैं। उसी प्रकार वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद थे जो बिहार के राज्यपाल रहते हुए भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था और जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल 57 से लेकर के 62 तक रहे थे और उसके बाद वह 2 बार बिहार के राष्ट्र जाकिर हुसैन रह चुके हैं। तब भारत के उपराष्ट्रपति और इतना तक उसके बाद उन्होंने 67 से लेकर 79 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी रहे हैं, बीबी डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 109 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। कौन सर्वोच्च न्यायालय में भी उपस्थित हुए थे, कौन से थे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 गो, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फारूक अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी या ज्ञानी जैल सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, बीबी गिरी सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे क्योंकि वह ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी थे। अगले क्वेश्चन के चले, क्वेश्चन नंबर 110 में राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था किसने,
तो एडवन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित 110 वीडियो 110 क्वेश्चन थे दोस्तों। मैं सारा क्वेश्चन कवर करवा दिया हूँ। और यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त लेता हूँ और तब तक के आप अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, आप पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।